हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल 5P लर्निंग। हम पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, जो कि आपके क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है। तो हमने कल वर्क टॉपिक को कवर किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी से। सो आज हम लोग एनर्जी टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग. Where do we get energy from? The sun is the biggest natural source of energy to us. Many of us, many of our energy sources are derived from sun. We can also get energy from the nuclei of atoms, the interior of earth and the tides. Can you think of other sources of energy? तो इसमें बोला है कि लाइफ जो होता है हमारा वो विदाउट एनर्जी इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज विदाउट एनर्जी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए डिमांड ऑफ एनर्जी फॉर हर वक्त इंक्रीज होता रहता है। तो डिमांड ऑफ एनर्जी हर वक्त बढ़ता रहता है। तो अगर हम सोचें नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, तो बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। और भी हैं, जैसे कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ, टाइड्स, ऑल दिस आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। पर सबसे बिगेस्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो वो कौन है? वो है सन। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. The word energy is often used in our daily life, but in science we give it a definite and precise meaning. हम डेली लाइफ में भी एनर्जी टर्म को यूज़ करते हैं, पर जब हम साइंटिफिक मीनिंग के बारे में बात करें तो हम एनर्जी को एक डेफिनाइट और प्रिसाइज मीनिंग देते हैं। मतलब उसको हम एक लाइन में डिस्क्राइब करते हैं, डेफिनाइट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं. लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज़ थ्रोन अवे. तो इसमें बोला है कि अगर हम एनर्जी का एग्जांपल देखें तो क्या होता है, जब भी हम एक फास्ट मूविंग बॉल जब फेंका जाता है, क्रिकेट बॉल, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल मतलब एक क्रिकेट बॉल है जो बहुत ही फास्ट आ रहा है. व्हेन इट हिट स्टेशनरी विकेट, जो विकेट होता है वो स्टेशनरी होता है, वहीं पे खड़ा होता है. पर जब वो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आता है और उसको हिट करता है, देन द विकेट थ्रोन अवे, मतलब वो विकेट दूर जाके गिरता है. Similarly, an object when raised to a certain height get the capability to do work. और इसी तरह से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे ले जाते हैं, मतलब उसको जब हम उठा देते हैं, ज़मीन से ऊपर ले जाते हैं, देन इट गेट्स एनर्जी और उसके पास कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कुछ वर्क करने की कैपेसिटी हो जाती है. एग्जाम्पल है, यू मस्ट हैव सीन when a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. तो आपने देखा होगा कि जो एक हैमर होता है, अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक नेल रखे हैं, नेल के पॉइंटेड एंड को रखे हैं और आप उसके ऊपर हैमर से जोर से प्रेस करेंगे, देन क्या होता है, द नेल ड्राइव्स इनटू द वुड, मतलब वो वुड के अंदर घुस जाता है, ड्राइव्स हो जाता है. We have also observed children winding toys such as toy car, and when the toy is placed in the floor it starts moving. तो जो चिल्ड्रन जो लोग बच्चे लोग जो खेलते हैं वाइंडिंग कार्स, मतलब जिसमें कि आप ऐसे चाबी घुमाएंगे तो फिर क्या होता है, जब आप ज़मीन पे उस टॉय कार को रखेंगे वो मूव करने लग जाता है. When a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shape. जब हम एक बलून के देखते हैं जो फूला हुआ होता है, तब अगर हम उसे प्रेस करते हैं, देन उसका शेप चेंज होता है. एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली, जब तक हम उसे जेंटली मतलब धीरे धीरे प्रेस करते रहते हैं, तब उसका शेप चेंज होता है. और जब हम उसे रिलीज कर देते हैं, तब उसका ओरिजिनल शेप वापस आ जाता है. इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिटर्न, जब हम वो फोर्स को विड्रॉ कर लेते हैं, तब वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. हाउएवर इफ वी प्रेस द बलून हार्ड, इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग ए ब्लास्टिंग साउंड. पर अगर हम उसी बलून को बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर लेंगे, तब क्या होता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है. एक्सप्लोड मतलब वो फट जाता है, मेकिंग ए ब्रस्टिंग साउंड. ओके. हाउएवर in all these examples, the objects acquire through different means the capability of doing work. इन सारे एग्जाम्पल में क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आर गेनिंग कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वो काम करने के लिए कैपेबिलिटी मिल रहा है उन ऑब्जेक्ट्स को बाय डिफरेंट मीन्स, उनको अलग अलग तरीके से काम करने के लिए, वर्क करने के लिए कैपेबिलिटी मिल रहा है. सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पॉजेस एनर्जी.
तो हम एनर्जी किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास वर्क करने की कैपेसिटी हो, उसे हम बोलेंगे कि उसके पास एनर्जी है। ओके, तो अगर मैं बोलूँगी मेरे पास एक चीज़ को उठाने की कैपेसिटी है, मतलब मुझे उस चीज़ को उठाने के लिए मेरे पास क्या है? एनर्जी है। ओके, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। तो अब देखिए क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है वो एनर्जी गेन करता है, और जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो एनर्जी लूज़ करता है। एग्जाम्पल से समझिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल है, उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, उस पर आप एनर्जी लगा रहे हैं, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में एनर्जी लगा रहे हैं। तो क्या होता है, आप जब इस टेबल को प्रेस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। जब आप टेबल को बहुत ज़्यादा देर तक प्रेस करेंगे देन यू विल बिकम टायर्ड, आपको थकान महसूस होगी, मतलब आप एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। पर आपकी जो एनर्जी है वो जा कहाँ रही है? आपकी एनर्जी जा रही है इस ऑब्जेक्ट पे, इस टेबल पे। ओके, सो इसीलिए बोला है द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, मतलब जो काम कर रहा है लूज एनर्जी, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन हुइच वर्क इज डन इट्स गेन एनर्जी, मतलब जो काम कर रहा है वो एनर्जी लूज करेगा, और जिस पे काम हो रहा है वो क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। ओके, अब हम समझते हैं कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क, मतलब एनर्जी के साथ ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है। एन ऑब्जेक्ट दैट पॉजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी होता है वो क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है ऑन अदर ऑब्जेक्ट, मतलब वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है। व्हेन दिस हैपेंस एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द लेटर, मतलब जब ये काम होता है, जब कोई दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है तब क्या होता है? एनर्जी गेट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम फॉर्मर टू लेटर। मतलब अगर ये है, फोर्स किसी पे लगा रहा है? इस पे लगा रहा है, देन इससे एनर्जी जो है वो किस पे ट्रांसफर हो गया? इस पे ट्रांसफर हो गया। समझिए, द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है वो एनर्जी रिसीव करता है और वर्क डन होता है। ओके, लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था पहले कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं एक टेबल पे। ये एक टेबल है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। तो आप जब इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपसे एनर्जी इस टेबल पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कि नहीं? अगर आप टेबल को पुश करेंगे देन टेबल मूव करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या हो रहा है कि सेकेंड ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट डू सम वर्क, सेकेंड ऑब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है। देखो, द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रहा है तो इसीलिए वो मूव कर रहा है। देयरफॉर डू सम वर्क, मतलब वो कुछ काम कर रहा है। थर्स द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड कैपेसिटी टू डू वर्क, इसीलिए जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके पास कैपेसिटी टू डू वर्क है। दिस इम्प्लाई दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पॉजेस एनर्जी कैन डू वर्क, इससे हमें क्या पता चलता है कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी होता है वो क्या कर सकता है? कोई भी काम कर सकता है। ओके, द एनर्जी possessed by object thus measure in terms of if its capacity to do work, इसीलिए जो एनर्जी होता है किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना एनर्जी है, द एनर्जी possessed by an object कैसे डिटरमाइन किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, मतलब उसके पास वर्क डन करने के लिए, वर्क करने के लिए कितनी कैपेसिटी है उससे पता चलता है कि उसके पास कितनी एनर्जी है। ओके, द यूनिट ऑफ एनर्जी देयरफॉर इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। तो यूनिट क्या होता है एनर्जी का यूनिट भी वर्क के यूनिट की तरह सेम ही होता है, जूल। और 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल क्या होता है? एनर्जी का यूनिट भी जूल ही है और वर्क का यूनिट भी जूल है। तो 1 जूल एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब हमें 1 जूल वर्क करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है वो होता है 1 जूल ऑफ एनर्जी। समटाइम्स लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज्ड, तो कभी कभी जूल का लार्जर यूनिट किलो जूल यूज होता है। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। ओके, तो इसमें आपको क्या पता चला? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट भी वर्क का यूनिट की तरह सेम ही होता है, दैट इज जूल। ओके, देन है आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स,
तो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। द वेरियस फॉर्म इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो हमारे जो दुनिया है उसमें क्या है, बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी हैं। जैसे कि एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और फिर है हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं द टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। हम अभी क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कवर करने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि क्या होता है दैट मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी को पढ़ रहे हैं मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी को ओवरऑली कवर कर रहे हैं। सो अभी मैकेनिकल एनर्जी, तो अभी पढ़ेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। तो हमें पता है मूविंग ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं। वर्क कैसे करते हैं, देखिए अगर आप एक फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं और सेम ही ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, देन फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा काम करेगा। लेट्स से एन एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है और क्या हो रहा है, यहाँ पर से एक कार आ रहा है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। और एक कार आ रहा है, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी वाली कार, कार 1 या कार 2, कौन सी वाली कार इस इंसान को ज़्यादा डैमेज पहुंचाएगी? ऑब्वियसली कार 2, क्योंकि कार 2 की स्पीड कितनी है, ज़्यादा है देन कार 1। तो यही बोला है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर, जो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कैन डू मोर वर्क, वो ज़्यादा वर्क कर सकता है देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। किससे, जो ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है उससे। ओके, ए मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, ए रोटेटिंग व्हील, ए स्पिल्डिंग स्टोन कैन डू वर्क। तो ऐसे ही और कौन कौन काम कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट का, अगर हम एग्जांपल देखें तो मूविंग बुलेट मतलब हम जब बुलेट को गन से फायर करते हैं देन इट शो मोर डैमेज। अच्छा, अगर हम बुलेट को अपने हाथ में पकड़ ले और उसे थ्रो करें तो क्या वो इंसान को हर्ट करेगा? नहीं करेगा। पर जब वही बुलेट गन से फायर होता है देन इट हर्ट द इंसान, उस इंसान को हर्ट करता है बहुत ज़्यादा। ओके, सो ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, मूविंग बुलेट, ये सारे ज़्यादा वर्क डन करते हैं देन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। हाउ डज ए बुलेट प्राइस द टारगेट? हाउ डज ए बुलेट पर्स द टारगेट? हाउ डज द wind move the blades of windmill? Object in motion possess energy. We call this energy kinetic energy. So what is kinetic energy? Kinetic energy is the energy possessed by moving objects. मतलब ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। A falling coconut, a speeding car, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, running athlete, इट्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या पॉज करते हैं, मतलब क्या उनके पास होता है, उनके पास होता है काइनेटिक एनर्जी। कौन से फॉर्म का एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी उनके पास प्रेजेंट रहता है। इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion. तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से आता हो, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर एक गाड़ी है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और एक गाड़ी है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा हर्ट करेगी? ऑब्वियसली 50 किलोमीटर वाली। क्यों? बिकॉज विथ इंक्रीज इन स्पीड 10 से 50 तक स्पीड इंक्रीज हुआ, उसी की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। ओके,
How much energy is possessed by a moving body by virtue of its motion? By definition, we say that kinetic energy of a body moving with certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक बॉडी पे वॉक कर रहे हैं और वो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस कर रही है, मतलब देखिए एक एक कार है, सपोज एक कार है, वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, तो उसके पास अभी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी, एक कार मूव कर रही है मतलब उसकी अभी वेलोसिटी है, कोई भी वेलोसिटी पे मूव कर रही है, स्पीड पे मूव कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजेस कर रहा है, तो उस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हमने उस गाड़ी पे कितना वर्क डन किया है टू गेन दैट वेलोसिटी, मतलब उस वेलोसिटी तक उस कार को पहुंचाने के लिए जितने वर्क डन किया है, that work done will be equal to the kinetic energy of the object. Okay. Next है, let us now express the kinetic energy of an object in the form of equation. Consider an object of mass m. एक मास है जिसका मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, मूविंग विद a यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, u वेलोसिटी से. लेट अस नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ s, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, s डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया है, और उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स है F एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, और वो दोनों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है. फ्रॉम द इक्वेशन 11.1 द वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू एस. हमें पहले ही पता है, हम जब वर्क के बारे में पढ़ रहे थे तब हमें पता है वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज ए चेंज इन इट्स वेलोसिटी. अभी जो उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डाउन हो रहा है उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. लेट दिस वेलोसिटी चेंज फ्रॉम यू टू वी. तो हम सपोज ले लेते हैं कि वो जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो चेंज हुई है यू टू वी, क्योंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से और फाइनल वेलोसिटी को वी से. लेट ए बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, और वो जो वेलोसिटी चेंज हुई है फ्रॉम यू टू वी, तो एक्सेलरेशन हुआ है. व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. तो ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसको, उस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से. ओके. In section 8.5 we have studied three equation of motion, the relation concerning the initial velocity u and the final velocity v of an object moving with uniform acceleration a. The displacement s is equal to, देखिए हमने पहले ही हम पहले इसके पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें कि ये जो था ये लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये जो था ये लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो इससे अगर हम s मतलब डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ये वाला हो जाएगा. ओके. हमें पता है, हम इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं. और हम ये लिख सकते हैं कि W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. अब फोर्स इक्वल टू हमें क्या है पता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. सो वी कैन राइट W इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और S का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a. तो इसीलिए W इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a. और ऑल्सो वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ से हम 1/2 को आगे ले आएंगे तो बचेगा कितना, यहाँ से ए है, ए मल्टीप्लाई हुआ है, ए डिवाइड हुआ है, तो ए को हम काट सकते हैं और हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ओके. नाउ इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन, अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू होके फिर इसकी स्पीड बढ़ रही है, देन वी कैन से इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो. तो इसीलिए अगर ये u का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर तो कट के ज़ीरो हो जाएगा. फिर ऑल्सो वी कैन राइट दैट w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. और हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन एनर्जी के साथ इक्वल होता है. सो वी कैन राइट इट एज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ओके. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो thus the kinetic energy possessed by an object
of mass m moving with uniform velocity v is can ek. It means kinetic energy will be equal to half mv square. Okay. नेक्स्ट है, इसका एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है एग्जाम्पल क्वेश्चन 11.3 जिसमें बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. अभी अभी हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. इसमें आपको गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 15 kg. क्वेश्चन में बोला है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 15 kg है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी. हमें पता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 15 kg. अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो v विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. तो अभी हमें m मिल गया, v मिल गया. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. देखिए यहाँ पे दिया है मास विल बी इक्वल टू 15 kg, velocity will be v equal to 4 ms inverse. So kinetic energy will be equal to half mv square. हाफ इंटू 15 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर विल बी 120 जूल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 11.4. व्हाट इज द वर्क टू बी डन to increase the velocity of a car from 30 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर. तो इसमें हमें बोला है कि हमें एक कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से अगर 60 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज करनी है तो हमें वॉक डन कितना करना पड़ेगा. ओके. तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1500 kg, फिर है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, और एक चीज़ गिवन है फाइनल वेलोसिटी v, वो भी गिवन है. तो हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले हमें यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या दिया है किलोमीटर पर आवर में, पर हमें पता है कि हमारी SI यूनिट किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में. तो हमें पहले इस 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसके लिए जैसे कि आपको पता है 30 किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. सो 30 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 30 इंटू 1000 मीटर. वैसे ही हावर में है 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड. तो इसीलिए 60 इंटू 60 3600 सेकेंड डिवाइड किया है. तो ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, इसका यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड हमें मिल जाएगा. नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी ऑफ द कार फाइनल वेलोसिटी को 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 16.67 मीटर पर सेकेंड. अभी हमें पता चल जाएगा इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार के इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर. हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो इसीलिए हम u की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 52,041.6868 जूल. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हम काउंट कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. v जो है फाइनल वेलोसिटी को हम पुट करेंगे यहाँ पे मीटर पे सेकंड में जो हमने निकाला था उसको, तो हमें मिल जाएगा 208,416.68 जूल. तो हम वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा. दैट इज 15,63,375 जूल. ओके. तो अभी हमारा काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गया है और तो आज के लिए इतना ही. बाकी जो बचा है पोटेंशियल एनर्जी और पावर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.